देखो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये पढ़ने वाले क्या वाले हैं, पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग जे फंक्शन का मॉडल देख चुके हैं और रदरफोर्ड का मॉडल देख चुके हैं। जे फंक्शन मॉडल क्यों फेल हो गया था, क्योंकि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हो गया था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। तो अब हम लोग किसने आए हैं पढ़ने के लिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल को ये सब कुछ बता दिया। ये क्या बता दिया, सबसे पहले इसने जो अपना मॉडल दिया उसके बारे में पहले ही क्लियर कर दिया कि देखो भैया हम जो मॉडल दे रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए दे रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब कहने का उनका स्पष्ट मतलब ये था कि वैसा एटम जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसी की मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उन्होंने कहा इसमें एप्लीकेबल होगा। साथ ही कहा कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज उसमें भी आने, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज करने का मतलब क्या होता है, हीलियम। हीलियम में मान लो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, उसमें से एक प्लस कर दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा दो, बचा एक ही इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा दो, लॉस करा दो, है ना। बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दो, सब में बचा कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ही मेरा एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, बाकी में एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी को तुम लोग अपना देख लेना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रदरफोर्ड ने बता दिया था। ये कौन बता दिया था, रदरफोर्ड ने बता दिया था कि उसको ऑर्बिट या शेल बोलते हैं विद अ कांस्टेंट रेडियस। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सर्कुलर मोशन ये बनाता है इलेक्ट्रॉन, वो एक फिक्स्ड रेडियस बना के घूमता है। ठीक है, किसने कहा था, बोर्स ने कहा था, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज एक सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको एक फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। और तुम लोग ये जानते हो कि सेंट्रीपेटल फोर्स को कौन यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन देता है, जब कहीं पर भी दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में अप्लाई होती है, जो लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देता है, सेंट्रीपेटल फोर्स देता है। आने की तुम्हारा मान लो यहाँ पर सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है, सेंटर में प्रोटॉन होता है, और यहाँ पर ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, तो भैया तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना होता है, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसी को और बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू हमने कल बताया था, कितना बताया था कि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कितना, k इंटू Q1 Q2 बाय r², k इंटू Q1 Q2 बाय r²। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी होती है और यही सेंट्रीपेटल फोर्स को क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। जहां पर के हमारा क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इस कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने कल बताया था कितनी होती है, 8.9 है, लेकिन तुम इसको सीधा क्या लिखो, 9, ताकि कोई कैलकुलेशन अगर तुम बनाओगे तो वो इजी पड़ेगा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या। उसके आगे देखो, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं जरा सा, उसके आगे हमें क्या देखना है, तो उसके आगे मुझे एक बात बताओ, ये जो Q1 Q2 है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा है कि Q1 Q2 किसके लिए, Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा। तो ये यहाँ पर मान लो, इसको मान लिया मैंने Q1, इस इलेक्ट्रॉन को मान लिया Q2, तो Q1 के पास कितना चार्ज है, जितना प्रोटॉन है, कितना वहां पर चार्ज होगा, चार्ज भी वहां कौन है, प्रोटॉन है, तो वहां पर प्रोटॉन है केवल। और प्रोटॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वहां क्या हो गया, जेड। और इधर जो के कांस्टेंट है वो तो रहना ही रहना है, तो जेड है। और मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो जेड बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और हर एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर में चार्ज होगा। कल बताया था ना कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन में कितना होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। वैल्यू सेम होता है, बस चार्ज कहीं ये चार्ज का एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है, वैल्यू तो सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जेड हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां पर, न्यूक्लियस में। और हर एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट में चार्ज होगा, तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दो इनटू
यहाँ पर Q2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय क्या है, आर स्क्वायर, है ना। और उसके पहले यहाँ पर क्या है, mv स्क्वायर बाय आर, समझ रहे हो। उसके बाद आ जाओ, इसको तुम आगे लेके आओ, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, के जेड ई स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी कि मैं इस पूरे को समअप कर सकता हूँ कैसे, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं ना। देखो हमारा ये वर्ड साहब ने आखिरी पॉइंट क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी प्रेजेंट ऑन दो सर्कुलर पाथ इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड मल्टीपल ऑफ, फिक्स्ड इंटीग्रल का मतलब क्या था, फिक्स्ड मल्टीपल ऑफ nh/2π। यानी कि इन्होंने कहा कि सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल किससे होगा, n इंटू h/2π से होगा। वैसे एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से करते हैं, जहां पर क्या होता है, mvr होता है। mvr यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इंटू यहाँ पर क्या करना है, h/2π, यानी इसका मल्टीपल होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है ना। यानी कि ये n इज इक्वल क्या है 1, ये n इज इक्वल क्या है 2, ये n इज इक्वल 3 और ये n इज इक्वल 4। तो यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा, n। यहाँ पर n क्या है तुम्हारा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n इज इक्वल 1 अगर है तो इस सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू h/2π। इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू h इंटू 2π, सॉरी h/2π। इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू h/2π। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू h/2π। और सर h क्या है, h वही है जो तुम पढ़ चुके हो प्लांक्स, और वैल्यू कितनी थे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक का फाइनल कंक्लूजन क्या था, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है किसमें, ऑर्बिट में, वो क्या है, क्वांटाइज है, मतलब फिक्स्ड है। L इज इक्वल mvr, वहां पर वो कितना से मल्टीपल होगा, n इंटू h/2π। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, यानी कि फिक्स होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, इट डज नॉट गेन और लॉस एनर्जी, तब वो एनर्जी को ना तो लॉस करता है ना तो वो गेन करता है। क्यों, बिकॉज इट रिवॉल्व्स इन ए ऑर्बिट दैट हैज फिक्स्ड एनर्जी। क्योंकि तुम इसके पहले वाले पढ़ चुके हो कि जो ऑर्बिट होता है, इन्होंने क्या बोला कि उसकी एनर्जी फिक्स होती है। जब उसकी एनर्जी फिक्स होती है उस ऑर्बिट की, तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा उसकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आएगा इसमें थर्ड पॉइंट में, व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज इन ट्रांजिशन फ्रॉम, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाना और दूसरे से तीसरे में जाना, ऐसा इसका मतलब तो ट्रांजिशन का ये मतलब होता है, ठीक है। When electron undergoes in transition, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में जाता है कहाँ, फ्रॉम लोअर एनर्जी सेल टू हायर एनर्जी सेल, जब वो लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जाता है तब उसको एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए मैंने लिखा है देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तुम भगवा गया होगा कि सर ये क्या आप बोल रहे हैं लोअर, अरे भैया तुमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताए थे कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा ज्यादा उतना उसका होगा एनर्जी। अगर n इज इक्वल 1 है और दूसरे का n इज इक्वल 2 है तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, n इज इक्वल 2 की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे देखो यहाँ तुम्हें नहीं पता है ये वाला बात कि मान लो यहाँ पर ये हमारा है n इज इक्वल 1 है ना, ये n इज इक्वल 2 है, तो तुमको नहीं बताए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर जो ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ये बताया था ना हमने। तो यहाँ पर तो मुझे बात बताओ ये क्या कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ से इसमें जाएगा, इसको मान लो तुम E1, इसको मान लो E2, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है जंप करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर एनर्जी से किसमें जा रहा है, वो हायर एनर्जी में जा रहा है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि फ्रॉम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब जाएगा तो वो क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, क्योंकि लोअर से हायर में जाना पड़ रहा है। लेकिन व्हाई व्हेन इट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन जब ये हायर से लोअर में जब आएगा, E2 से E1 में आएगा या फिर E3 से E2 में आएगा, तब उसको क्या एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, तो तभी उसके पास ज्यादा है तब वो क्या करना पड़ेगा, तो उसका क्या लिखा हमने, देन इट रिलीज या इमिट्स एनर्जी, तब वो क्या करता है एनर्जी को पहले निकालता है तब इसमें आता है। इसका सिंपल क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो कितना बन के आ रहा है, E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि जो गैप है ना वो मतलब क्या करता है, या तो लॉस करके या तो गेन करके उसका इक्वल बनाता है, तब वो जंप कर पाता है या फिर उसमें आ पाता है।
तो या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि ये h म्यू के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि तुमको हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बताया है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो इसको तुम किसके इक्वल मान सकती हो, फ्रीक्वेंसी के इक्वल मान सकती हो। और ये h तुम्हारा वहां पर क्या होगा, प्लांक्स कांस्टेंट होगा, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एटम के अंदर में जो ऑर्बिट्स हैं उसकी एक फिक्स्ड रेडियस है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी फिक्स है, सब कुछ कहता है फिक्स है। जब सब फिक्स है तो जरा देख लेते हैं कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। आइए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला किसका, बोर एटॉमिक मॉडल का, बोर एटॉमिक मॉडल का। क्योंकि यह कहता है कि रेडियस फिक्स होता है, तो रेडियस फिक्स होता है तो पता भी तो होना चाहिए कि कितना होता है। और अच्छा ये बात पहले ये बोल दिया है ना कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है। तो तुम यहां पर निकाल रहे हो nth ऑर्बिट के लिए, nth सेल के लिए क्या निकालना चाह रहे हो, रेडियस। तो देखो ये n का मतलब क्या है, यहां पर n का मतलब क्या होगा 1 2 3 ऐसा, समझ रहे हो। तुम किसके लिए निकाल रहे हो, n सेल के लिए। अरे रेडियस किसका निकलेगा, किसी सेल का ही तो निकलेगा, वो फर्स्ट सेल का हो सकता है, सेकंड सेल का हो सकता है। तो n का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 4 ऐसा होगा ना, समझ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखो n इज इक्वल तो क्या, सॉरी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड। अब यहाँ पर n क्या है, वापस वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4, n1 है कि 2 है, सेकंड सेल है कि थर्ड सेल है कि फोर्थ सेल है। और z तुम्हारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन से तुम्हारा क्या डिसाइड करता है, क्या बनाता है वो, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा फार्मूला बना, ठीक है, जहां पर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। फिर से कह रहा हूं, अब वापस से तुम अगर यहां से इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाओगे ना, तब एक वैल्यू आता है, और वो वैल्यू क्या होता है, क्या होती है वो वैल्यू 0.529, 0.529 किसको, इसको हटाने पर आया इंटू n स्क्वायर बाय जेड। तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला रेडियस निकालने का ये हुआ, कौन वाला, ये, ठीक है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड। अच्छा n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सेल, किस सेल का तुम्हें निकालना है, फर्स्ट सेल का, सेकंड सेल का, थर्ड सेल का, उसका स्क्वायर करेंगे। और जेड हमेशा 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है, जहां पर एटॉमिक नंबर हमेशा हर हाल में 1 ही होना चाहिए। नहीं समझा मेरी बात, क्योंकि पहले तो क्लियर कर दिया है। तो जेड हमेशा उतना ही होगा, कितना, 1 होगा, ठीक है। अब यहां से मान लो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं तुम्हें लगे हाथ, क्या क्वेश्चन दे देता हूं कि व्हाट विल बी दी क्या निकालना है, रेडियस, व्हाट विल बी दी रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ क्वेश्चन क्या दे दिया तुम्हें, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल का रेडियस कितना होगा तुम्हें निकालना है। तो तुम्हें पता है कि रेडियस का फार्मूला क्या होता है, nth ऑर्बिट के लिए, nth ऑर्बिट के लिए फार्मूला हमें चूंकि किस सेल का निकालना है, फर्स्ट सेल के लिए तो R1, nth ऑर्बिट का यही होता है। तो फार्मूला क्या होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड, समझ रहा है बात। तो अब आगे आ जाओ, इज इक्वल 0.529 इंटू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ सेल, तो यहाँ पर सेल क्या है, फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल का पूछा है, तो फर्स्ट सेल का पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जेड, आने के एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। तो अब बताओ इसे क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, इन दोनों को 1 ही में रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड करेगा 1, और इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यही वैल्यू रह जाएगा। आने कितना रह जाएगा 0.529, क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा यहाँ देखो एंगस्ट्रॉम छूट गया है, रेडियस जब भी निकालोगे ना तो किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में, किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा। अब मान लो मेरे पास क्या है, इधर ये n1 है, n1 का मतलब फर्स्ट सेल, मैं पूरा नहीं ये कर रहा हूं, समझ जाओगे ना। हाँ ये तुम्हारा है n2 सेकेंड सेल, ये है n3 और ये है n4। मुझे ना हर एक सेल का रेडियस निकालने का है, मुझे हर एक सेल का रेडियस। तो तुम अब ये मत करना कि सर
हाइड्रोजन में इतने सारे सेल्स होंगे क्या? अरे भैया हाइड्रोजन का नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का तो हो सकता है ना। समझ रही है बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो मुझे इसका निकालना है पहले कि N1 सेल यानी फर्स्ट सेल के लिए रेडियस कितना होगा, क्योंकि बोर्ड साहब यही तो बोले हैं कि रेडियस फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका निकालो, R1 होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल का निकाल रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, जहां पर n है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 1, और जेड कितना होगा 1 ही होगा, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, और अच्छा हाँ यूनिट इसका क्या होगा एंगस्ट्रम 0.529। अब बताओ यहाँ पर रखोगे क्या 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1, यानी कि आंसर तुम्हारा कितना आएगा 0.529 एंगस्ट्रम। किसके लिए, N1 के लिए। अब आता जरा N2 के लिए निकालते हैं। आप किसके लिए निकाल रहे हैं, N2 के लिए। तो N2 के लिए तुम्हारा रेडियस यानी R2 में क्यों लिखा हूं, क्योंकि सेकंड सेल के लिए चाहिए। तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.529 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर मुझे क्यों दिक्कत हो रही है बनाने में, इसलिए दिक्कत हो रही है अगर तुमको क्वेश्चन दिया है और आंसर तुमको 0.529 में अगर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रम करोगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा, देखो 0.529 को ना इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या मान लिया जाता है, इसको R0, इसको क्या मान लिया जाता है R0। ये याद रखना है ना, 0.529 को तुम और क्या कंसिडर कर सकते हो R0। तो पता चला कि तुम बना तो रहे हो इस सेकंड सेल का और तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रम, जबकि वहां पर ऑप्शन वो है ही नहीं है। ऑप्शन वहां पर है क्या जानते हो, वहां पर है 4R0 एंगस्ट्रम। तो 4R0 एंगस्ट्रम और ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो तुम यहाँ पर कहीं पर ये अपना जैसे तुमको ध्यान में रहे वैसे तुम लिख लो कि 0.529 जो है उसको R0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तुम यहाँ पर इसका आंसर ऐसे भी लिख लो क्या 4R0 एंगस्ट्रम। ठीक है, तुमको जैसे अच्छा लगे, कंफ्यूज नहीं करने का। वो पहला फॉर्मूला था, दूसरा क्या है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ इन nth सेल। nth सेल का मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट सेल में हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, तुमको जिसका निकालने का है। nth सेल का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो चलो हमें पहले तो ये जानना कि एनर्जी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, जैसे वहां पर था क्या रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, वैसे ही यहाँ पर क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आप हद कर दिए सर, कहाँ ये एनर्जी निकालना है और कहाँ आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहीं एनर्जी आएगा, कोई बात नहीं। तो ये याद रख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी हमेशा किस में निकलता है, जूल में। किस में निकलता है, जूल में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अगर तुमको ये याद रहेगा है ना, तो तुम्हारा भले यहाँ पर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, कन्वर्ट कर दो जूल में, हो जाएगा। अच्छा देखो, जब एनर्जी की बात कर ही दिए हैं तो यह भी ध्यान रखो कि एनर्जी दुनिया में दो ही तरह का होता है। कौन कौन, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है, काइनेटिक एनर्जी कौन, जब मूवमेंट में कोई ऑब्जेक्ट होता है तब काइनेटिक एनर्जी, जैसे वो रेस्ट पोजीशन में आता है उसमें क्या रहता है पोटेंशियल एनर्जी। तुम अभी आराम से बैठी हो, कुछ नहीं कर रही हो, तो तुम्हारे में कौन सा एनर्जी काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे तुम कुछ एक्शन मोड में आओगी, चलना शुरू करोगी या कुछ काम करना शुरू करोगी, उसमें तुम्हारे बॉडी में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो फिलहाल भी यहाँ पर जानो कि इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन होती है, और वो एक्सप्रेशन क्या है कि ये जो एनर्जी इतना लिखा हुआ है ना, ये टोटल एनर्जी है। ये क्या है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो होती है ना, वो यहाँ पर इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसी के काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है ना। और ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। पोटेंशियल एनर्जी का
हाफ होता है Pe/2। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे यहां से काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना होगा तो क्या निकलेगा? तो माइनस काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला वैल्यू खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो खाली बच क्या? तो क्या खाली बच जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया। और यहां से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल क्या है? Pe/2 यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो Pe इज इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 2 जा 26, 6 2 जा 12 यानी कि -27.2 आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा। बस वो खाली इसे ध्यान में रखो थोड़ा सा। ठीक, अब यहां पर हमें क्या जानना पड़ेगा? ये तो निकल गया तुम्हारा वो। अब हम लोग अलग अलग सेल में एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। अलग अलग सेल में एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। जैसे वहां पर हम लोग अलग अलग सेल में रेडियस निकाल के देखे, वैसे यहाँ पर अलग अलग सेल में एनर्जी निकाल के देख लेंगे। तो चलो मान लेते हैं, इसको मान लिया n1, इसको मान लो n2, इसको मान लो 3 और इसको मान लो n क्या इनफाइनाइट मान लो। ऐसा है ना, तुम 5 6 का मानोगे वो तो पता चल ही रहा है, इनफाइनाइट मान लो। तब क्या होगा देखो, तो मान लो हमें फर्स्ट सेल का एनर्जी निकालना है। फर्स्ट सेल का एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? E1। फर्स्ट सेल का निकाल रहे तो क्या मान लो तुम? E1। ठीक, तो क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और इतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ गया? -13.6 इंटू जेड कितना होगा? 1 का स्क्वायर, और एन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा E1 का वैल्यू कितना आया जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है क्या? समझ रही है? E1 इस फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन, और ये फिक्स्ड है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। ठीक है ना। और सेकेंड सेल का देखो, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं यहाँ वहां लिख रहा हूं, तुम लोग ठीक से अपना लिखना। ठीक है ना। मान लो हमने इसका निकाला, फिर नेक्स्ट में क्या निकालूंगा? E2। तुम लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर यहाँ तुम लोग ऐसा टेढ़ा मत करना अपना। ठीक है। और अब आधा हमें निकालना है सेकेंड सेल में, तो सेकेंड सेल के लिए मैंने क्या मान लिया? E2 एनर्जी सेकेंड सेल का। तो फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड तो 1 ही होगा, उसको छोड़ ही दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इंटू ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर एन स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि सेकेंड सेल का निकाल रहे ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, बचा है में कितना? 1 16, यानी कि 4 4 जा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी E2 का एनर्जी कितना आ गया सेकंड सेल का? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब E3 का जगह नहीं है, इतना लिखो, फिर E3 का निकाल रहा हूं। अब मुझे थर्ड सेल का निकालना है, तो E3 मान लिया। फॉर्मूला अपने पास वही है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये 1 ही होगा, इसलिए खत्म कर दो इसको, हटा। ठीक है। यानी कि सिंपली -13.6 को किससे डिवाइड कर दो? एन स्क्वायर से। यही ना हुआ मतलब? किसका निकाल रहे हैं हम लोग इस बार? थर्ड का। यानी 3 3 जा तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बता जरा मुझे। 9 1 जा 9, 4 46, 9 5 जा 46, और फिर 1 आएगा उधर, यानी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E3 का। अब चलो सीधा इनफाइनाइट का निकालते हैं। E4 का तो लोग निकाल लोगे ना, इसलिए कितना से डिवाइड करोगे? 4 4 जा 16 से। फिफ्थ का 25 से डिवाइड करते जाओ, आंसर निकलते आएगा। अब चलो इनफाइनाइट का निकालते हैं। मान लो हम लोग अब किसका निकाल रहे हैं? इनफाइनाइट सेल का निकाल रहे हैं। तो देखो तब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही होगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ध्यान से देखो इधर, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में तुम्हारा क्या है? इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया? -13.6 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। और तुम्हें पता ही होगा, अगर किसी भी नंबर को जब इनफाइनाइट से तुम डिवाइड करोगे ना, तो आंसर क्या आता है? 0। तो इनफाइनाइट सेल के लिए
जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको रखना है तो रखे, ठीक है। देखो तो फर्स्ट सेल की एनर्जी ये फिक्स होती है, बेटर होगा कि इसको याद भी रखो। फर्स्ट सेल की एनर्जी हमेशा क्या होती है, इतना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल का होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके आगे जाओगे जिससे भी छोटी वैल्यू आएगी, इसका मतलब बड़ी वैल्यू आएगी। क्योंकि बताओ मुझे, इससे ये इन दोनों में कौन बड़ी वैल्यू है, ये वाला बड़ा वैल्यू है ना, फिर ये वाला बड़ा वैल्यू है। मतलब तुम न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, तुम ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़े हो, हमने बताया था कि न्यूक्लियस से n की वैल्यू जितनी दूर होगी एनर्जी उतनी दूर होगी। यानी कि वहां हमने पढ़ाया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताया था ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा n का वैल्यू बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या वो पता है। अब तुम मुझे बताओ, इन दोनों सेल के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक, फिर इन दोनों को माइनस करोगे, तब पता चलेगा कि इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है। समझा रही बात। तो तुम मुझे बताओ, जैसे जैसे उधर जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। यहाँ पर माइनस में कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ माइनस में कुछ वैल्यू आएगा। तो जब एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सेल है ना, एक्चुअली फर्स्ट सेल यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा। यानी हकीकत में, रियलिटी में ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो हम लोग ऐसा देखते हैं ना, गोल फिर ऐसा गोल फिर इक्वल, ये इक्वल डिस्टेंस में नहीं होता है। जैसे जैसे तुम n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम हो ज्यादा बढ़ते चली जा रही है, इसीलिए यहाँ पर जो गैपिंग है ना, ये जो गैप है ना, वो भी क्या होगा, घटते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना, या फिर कहोगे तो तुम लोग अपने खुद से लिख लेना कि एनर्जी लेवल, जो गैपिंग है ना, द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव, लिखो फटाफट लिखो, तो मैं लिखा देता हूं, द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेल्स, द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेल्स डिक्रीजेज। द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार तुम जैसे बढ़ोगे, द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेल्स डिक्रीजेज, गैप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज एज वी मूव किधर, एज वी मूव टू हायर सेल्स, एज वी मूव टू हायर सेल। जैसे जैसे तुम बढ़ोगे आगे की तरफ, वैसे वैसे यहां पर जो गैप है ना, वो क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये खत्म किया।